1943 वर्ल्ड वॉर सेकेंड अपने पीक पर था और ब्रिटिश इंडिया के बंगाल रीजन में एक ऐसी ट्रेजेडी अनफोल्ड हो रही थी जिसका जिक्र स्कूल की किताबों में किया ही नहीं गया। ये फेमाइन इतनी डेडली थी कि कुछ इतिहासकार इसे 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा कॉलोनियल क्राइम बोलते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल, लिटरली मिलियंस, डाइड ऑफ स्टारवेशन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, क्या ये एक नेचुरल डिजास्टर था या ब्रिटिश पॉलिसीज का एक इंजीनियर्ड रिजल्ट? इस डॉक्यूमेंट्री में हम एक एक चीज डेटा के साथ एनालिसिस करेंगे। साइक्लोन का इंपैक्ट क्या था, राइस प्रोडक्शन में कितनी कमी आई, चर्चिल का क्या रोल था, ब्रिटिश मिलिट्री पॉलिसीज बंगाल में कैसे डिजास्टर बन गई, फेमाइन कमीशन रिपोर्ट क्या कहती है, और आखिरकार क्यों लाखों लोग मर गए जबकि वास्तविकता में इसे बचा जा सकता था। चलिए शुरू करते हैं बंगाल फेमाइन फाइल्स, द क्राइम ऑफ द सेंचुरी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अकाल से पहले बंगाल एक फर्टाइल रीजन था। हम यहाँ बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज में से एक की। 1941 और 1942 के ऑफिशियल डेटा के हिसाब से राइस प्रोडक्शन में कोई ड्रास्टिक डिक्लाइन नहीं था। हाँ, थोड़ी फ्लक्चुएशन थी, लेकिन बंगाल की हिस्ट्री देखें तो ऐसे फ्लक्चुएशंस आम बात थी। और बंगाल कभी फेमाइन प्रोन रीजन नहीं था। अनलाइक नॉर्दर्न इंडिया जहां बारिश फेल हो तो फेमाइन आ जाता था। तो सवाल उठता है कि अगर नेचुरल शॉर्टेज नहीं थी तो फिर फेमाइन कैसे आया? साल 1942 बंगाल कोस्टलाइन पर एक मैसिव साइक्लोन आया। इस साइक्लोन ने खास तौर पर मिदनापुर और 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट को हिट किया। साइक्लोन के बाद रिपोर्ट में लिखा गया 1,40,000 कैटल्स मारे गए, 3,000 से ज्यादा विलेजेस तबाह हो गए और अराउंड 8 लाख टन राइस डिस्ट्रॉय हो गया। ये एक स्ट्रॉन्ग शॉक था, नो डाउट, लेकिन साइक्लोन फेमाइन का प्राइमरी कॉज नहीं था। इसका रीजन सिंपल है, बंगाल की इकोनॉमी हिस्टोरिकली डिजास्टर को खुद को रिकवर कर लेती है और 8 लाख टन का लॉस भी बंगाल के टोटल राइस आउटपुट का 10% से कम था। इसीलिए साइक्लोन एक ट्रिगर था, बट नॉट द कॉज ऑफ मास स्टारवेशन। इसके साथ एक बात और जुड़ी थी कि 1942 में जापान ने बर्मा कैप्चर किया। ये एक मेजर जियोपॉलिटिकल चेंज था। इंडिया के लिए बर्मा एक ह्यूज राइस एक्सपोर्टर था। अराउंड 15% बंगाल का राइस बर्मा से आता था। जब जापान ने बर्मा को कैप्चर किया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पैनिक मोड में आ गई। उन्हें लगा जापान बंगाल तक आ सकता है। इस डर के चलते ब्रिटिश ने बंगाल में कुछ ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर दी जिसे इतिहासकार मैन मेड फेमाइन ट्रिगर्स कहते हैं। बंगाल की इकोनॉमी बोट्स पर डिपेंडेंट थी। विलेजेस से टाउन्स तक फूड, राइस, फिश सब बोट से जाते थे। ब्रिटिश मिलिट्री को डर था कि अगर जापान हमला करता है तो बंगाल की बोट्स उन्हें आसानी से मिल जाएंगी। इसीलिए उन्होंने बोट्स डिनाइल पॉलिसी का ऑर्डर दे दिया। ये पॉलिसी सिंपल शब्दों में क्या थी? ऑल लार्ज बोट्स टू बी कन्फिस्टिकेटेड, डिस्ट्रॉयड और रिस्ट्रिक्टेड। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से बंगाल के अराउंड 66,000 बोट्स डिस्ट्रॉय कर दी गई। सोचो, एक पूरे रीजन की ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ही कोलैप्स कर दिया गया। रिजल्ट क्या हुआ? ग्रेन्स मूव ही नहीं हो पा रहे थे, फार्मर्स अपनी क्रॉप मार्केट तक नहीं ले जा पा रहे थे और इसका रिजल्ट था कि गरीब जिलों को सप्लाई मिलना बंद हो गया। इस एक पॉलिसी ने बंगाल को इंटरनली आइसोलेट कर दिया, बिल्कुल इकोनॉमिक ब्लॉकेड जैसा। साथ ही ब्रिटिश ने एक और पॉलिसी लगाई, राइस डिनाइल पॉलिसी, यानी सिविलियन मार्केट से चावल खरीद के आर्मी के लिए स्टॉक भरना। फेमाइन कमीशन के रिकॉर्ड्स के हिसाब से लाखों टन राइस मिलिट्री ग्रेनरी में स्टोर कर दिया गया और इस स्टोरेज का एक बड़ा हिस्सा बंगाल में, बल्कि कलकत्ता पोर्ट्स और आर्मी बेस में गया, जहां सिविलियन एक्सेस नहीं था। अब होता क्या? जब सप्लाई आर्टिफिशियली कम हो जाए तो क्या होगा? सिंपल, प्राइसेस शूट अप। राइस प्राइस 1941 में 6 रुपए पर माउंट था, यानी 37 किलो चावल 6 रुपए में मिलता था। 1942 में ये बढ़कर 13 रुपए हो गया, लेकिन 1943 में फेमाइन ईयर जो की था, प्राइस 50 से 80 रुपए पर माउंट तक चला गया। ये इन्फ्लेशन बंगाल की पुअर पॉपुलेशन को सीधा स्टारवेशन जोन में डाल रही थी। जब सप्लाई आर्टिफिशियली रिस्ट्रिक्ट होती है तो एक और चीज होती है,
ब्लैक मार्केटिंग। राइस होल्डर्स ने सिचुएशन का फुल एडवांटेज लिया। उन्होंने किसानों से सस्ते दाम पर चावल खरीदकर 300% ज्यादा रेट पर बेचना शुरू कर दिया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने ब्लैक मार्केट के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लिया। इनफैक्ट कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ब्रिटिश ऑफिसर्स भी ब्लैक मार्केट में इन्वॉल्व थे। इस वक्त के कलकत्ता न्यूज़पेपर में एक टर्म्स यूज होती थी, द मैन मेड फेमाइन इकोनॉमी, जहां फूड था बट फूड अफोर्डेबल नहीं था। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे डिबेटेड और सबसे सेंसिटिव पार्ट पर। विंस्टन चर्चिल, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम। चर्चिल ने इंडियंस लीडर्स की रिपीटेड रिक्वेस्ट फॉर ग्रेन रिजेक्ट की। उसके सेक्रेटरी लियो एमरी ने लिखा, चर्चिल हेट्स इंडियंस, ही सेड दे ब्रीड लाइक रैबिट्स। जब बंगाल गवर्नमेंट ने 10 लाख टन वीट का इमरजेंसी रिक्वेस्ट किया तो चर्चिल कैबिनेट ने कहा नो शिप्स अवेलेबल, बट रियलिटी थी ऑस्ट्रेलिया से यूरोप को फूड सप्लाई जा रही थी। शिप्स इंडिया बाईपास कर रही थी। बंगाल के लिए शिप्स नॉट अवेलेबल थे बट यूरोप के लिए अवेलेबल थे। रॉयल नेवी के वॉर रिकॉर्ड्स क्लियरली कहते हैं डजन्स ऑफ शिप्स लोडेड विद द व्हीट सेल्ड पास्ट इंडिया ड्यूरिंग द फेमाइन। हिस्टोरियंस जैसे मधुश्री मुखर्जी और जनम मुखर्जी का एनालिसिस कहता था कि दिस फेमाइन वाज नॉट रिजल्ट ऑफ शॉर्टेज, इट वाज ए रिजल्ट ऑफ पॉलिसी। 1944 में ब्रिटिश ने एक इंक्वायरी सेटअप की, फेमाइन इंक्वायरी कमीशन, और सरप्राइजिंगली उन्होंने खुद एडमिट किया देयर वाज नो ओवरऑल शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। Administrative failure was the primary cause. Transport restrictions and hoarding aggravated the crisis. यानी ब्रिटिश इंक्वायरी कमीशन ने खुद ब्लेम एक्सेप्ट किया, फेमाइन नेचुरल नहीं था। अब बात करते हैं मौत के नंबर्स की। इस फेमाइन में कितने लोग मारे गए? ऑफिशियल ब्रिटिश नंबर के अनुसार 21 लाख लोग मारे गए। अमर्त्य सेन के अनुसार 30 से 40 लाख की संख्या थी और रिसेंट स्टैटिकल मॉडल्स के अकॉर्डिंग 52 लाख पोटेंशियल डेथ्स हुई थी। डिफरेंस क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट थे, विलेजेस एम्प्टी हो गए, सेंसस डिस्टॉर्ट हो गया था। 1943 में कलकत्ता में हॉरिफाइंग सीन्स देखने को मिले। थाउजेंड्स ऑफ स्टार्विंग पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम विलेजेस टू द सिटी। फुटपाथ्स पर बॉडीज मिलती थी। रिलीफ कैंप्स ओवर क्राउडेड हो गए थे। साथ ही मलेरिया, कॉलरा, डिसेंट्री ने फेमाइन की डेथ स्पाइरल को और एक्सेलरेट कर दिया। वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश एम्पायर अपनी ग्लोबल इमेज को प्रोटेक्ट करना चाह रहा था। एकदम से फेमाइन एक्सेप्ट करने का मतलब होता कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की फेलर रिवील करना। इसलिए प्रेस सेंसरशिप लगाई गई, फोटोग्राफ्स हाइड कर दिए गए, रिपोर्टर्स को बंगाल भेजने से मना कर दिया गया। तो अब इस पूरे इंसिडेंट की समरी क्या है? साइक्लोन एक फैक्टर था पर फेमाइन का कॉज नहीं था। बर्मा का लॉस एक फैक्टर था पर फेमाइन का ट्रिगर नहीं था। रियल कॉज था ब्रिटिश वॉर टाइम इकोनॉमिक पॉलिसीज, बोट डिनाइल पॉलिसी, राइस होर्डिंग, ट्रांसपोर्ट कोलैप्स एंड चर्चिल्स रिफ्यूजल टू सप्लाई ग्रेन। इसीलिए इतिहासकार इस फेमाइन को नेचुरल डिजास्टर नहीं मानते बल्कि मैन मेड फेमाइन कहते हैं। इतिहास को भूलना आसान है, लेकिन जो भूल जाते हैं उनके साथ इतिहास खुद को दोहराता है। नमस्कार।